ऑडियो स्क्रीन ओके है? यस सर। यस सर। तो प्रैक्टिकल्स लैब वगैरह कॉन्फ़िगर कर रहे हैं आप लोग? हो रहा है? यस सर। हाँ जी। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डीएनएस की डिटेल्स पढ़ा था। और डीएनएस सिंपल हमारे नेम टू आईपी, आईपी टू नेम कॉन्फ़िगरेशन था। और इसके दो जोन बताया था नेम टू आईपी, आईपी टू नेम के लिए, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन हमारा नेम टू आईपी और रिवर्स हमारा आईपी टू नेम। इसके तीन सब जोन बताया गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड स्टब। ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड्स इसमें देखने को मिला था। ए रिकॉर्ड है, 4 टाइम ए रिकॉर्ड है, जो एज ए सर्वर लेवल पे आपको मैनेज करना है। एंड यहाँ पर आपको एम एक्स भी नहीं मैनेज किया जाता है, तो आप इसको हटा सकते हो। मेल सर्वर रिकॉर्ड्स होता है। एंड कुनैनिकल नेम, सी नेम होता है, स्टार्टअप अथॉरिटी होता है। बट यहाँ पर आपको ए टाइप का रिकॉर्ड, पीटीआर बेस रिकॉर्ड, नेम सर्वर के रिकॉर्ड, इन सब की एंट्री करनी होती है। और जो भी होस्ट वगैरह हैं उनकी एंट्री करना ही आपका ये दोनों रिकॉर्ड के अंदर आ जाता है, जैसा कि हम लोगों ने एक किया भी था पीटीआर के अंदर। और वो रिकॉर्ड या वो सर्वर हमारा रिप्लाई में भी आएगा, और डीएनएस क्वेरी में भी आएगा, डोमेन सर्च में भी प्रॉपर विजिबल होगा, इन सारी चीज़ों के लिए। आईपी वर्जन 4 रिकॉर्ड यहाँ पर था, और यहाँ पर आईपी वर्जन 6 का रिकॉर्ड हमें देखने को मिला था। तो ये डीएनएस के लिए था। और डीएनएस की कुछ ट्रबल शूटिंग कमांड है, जो कि एनएस लुकअप स्पेस आप नेम टू आईपी, आईपी टू नेम डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। और बताया गया था कि एनएस लुकअप एंटर करके आप यहाँ पर कोई भी एक पब्लिक डीएनएस आईपी या सर्वर डिफॉल्ट सेट करके आप इन सभी रिकॉर्ड के बारे में क्वेरी कर सकते हो। वेबसाइट्स बहुत सारी हैं जिनके थ्रू किसी भी वेबसाइट का जो डीएनएस सर्वर है उसके बारे में रिकॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। और एनएस लुकअप टूल का ज़रूर एक बार आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस करें। मैंने आर्टिकल भी शेयर किया था और दिखाया था। अब यहाँ पर ये होता है कि हमारे डीएनएस के अंदर कुछ एडिशनल एलडैप या करबरोज जैसी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स होती हैं, जो बैकएंड में सब मैनेज हो रहा है, सारा कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, सारी चीज़ें होती हैं। बट जब आप एक डीएनएस के डेटाबेस में एंटर करते हो, एक्टिव डायरेक्टरी, तो एक्टिव डायरेक्टरी हमारा रोल जो है ये इंटीग्रेट होता है विथ डीएनएस के साथ। इंटीग्रेशन इसका रहता है, डिपेंडेंसीज है हमारा डीएनएस। और डीएनएस के अंदर एलडैप, कर्बरोज जैसे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो कि कोई भी, देखो, एक कर्बरोज ऑथेंटिकेशन केवी बोला जाएगा, और ये ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। और हमारा एलडैप भी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, बोथ आर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। बट इनके बारे में बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि केयर अबाउट करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू में ज़रूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आपको आंसर भी करना है कि करब्रोस का पर्पस क्या है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन इंस्टॉलेशन के समय डीएनएस के अंदर ही एक डेटाबेस बनाता है। तो ये क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में एक ऑथेंटिकेशन, है ना, कराने का काम करता है। क्लाइंट सर्वर के बीच में सिक्योर ऑथेंटिकेशन, सिक्योर कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। जैसे
हम लोग वाईफाई इस्तेमाल करते हैं तो वाईफाई का एक SSID और पासवर्ड सेट करते हैं, और वो सेट कर देने से जो भी क्लाइंट हैं वाईफाई के, वो सिक्योर वे से हमारे सर्वर को यानी कि वाईफाई राउटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथेंटिकेटेड पासवर्ड वो लेना पड़ेगा, तो वो पासवर्ड मैच होगा हमारे सर्वर में। अगर ऑथेंटिकेटेड निकला डेटा, देन वो एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी हमारे क्लाइंट हैं वो एक जेन्युइन यूजर नेम, पासवर्ड और डिटेल्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे, डेटाबेस की इंक्वायरी करेंगे, तो हमारा DNS आंसर करता है ऑथेंटिकेशन कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल है। हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी का कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस जो भी हम लोग एक्सेस करते हैं, तो इनका जो डेटाबेस होता है, ये जो भी क्लाइंट द्वारा एक्सेस किया जाए वो एक सिक्योर वे से एक्सेस किया जाए, इस पर्पस से ये डायरेक्टरी के ऑथेंटिकेशन के लिए अवेलेबल होता है, या डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। मल्टीपल्स आप यहाँ पर देखेंगे कि ये प्राइमरी लेवल पर अगर आप देखेंगे तो जो भी डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन एक्सेस करी जाएंगी एक्टिव डायरेक्टरी की क्लाइंट द्वारा, तो उसमें जो ऑथेंटिकेशन चेकिंग का काम करेगा, सिक्योरिटी मैनेज करने का, वो LDAP वगैरह के थ्रू होगा, ये सब है। तो LDAP प्राइमरी लेवल पे मैनेज करता है आपके डायरेक्टरी एक्सेसिंग को, है ना। लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना। मैनेज ऑथेंटिकेशन फॉर डायरेक्टरी एक्सेस फ्रॉम सर्वर एंड क्लाइंट, and Kerberos authentication protocol manage authentication communication between server and client, right। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम लोग DNS और सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, तो DNS को नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए हमें मेल सर्वर के एडमिन को पढ़ना पड़ेगा। तो DNS के अंदर और टास्क आपको मिलेगा कॉन्फ़िगर मैनेज करने के लिए। और अगर आप वेब होस्टिंग पढ़ते हो तो DNS के अंदर और एडिशनल टास्क मिलेगा, CNAME वगैरह की एंट्री वगैरह भी आपको फिर मैनेज करने आना चाहिए। तो मैंने आर्टिकल आई थिंक आप लोगों को लास्ट वीडियो में, सॉरी लास्ट सेशन में दिखाया था कैसे कैसे उसको लेकर जाना है, आप चेक कर सकते हो। कोई भी आर्टिकल या कोई भी आपको वीडियो मटेरियल दिया जाता है तो फर्दर वो अपने नोट में ज़रूर रखें कि हमें इस लेवल पर अगर ये चीज़ देख लें तो हमारा और एडिशनल टास्क कंप्लीट हो जाएगा। वो ज़रूर आप कवर कर लें ताकि एडिशनल नॉलेज आपको इस टॉपिक के बारे में रहे। वैसे टीम डिफरेंट डिफरेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। एक बंदे के पास सारा कॉन्फ़िगरेशन पैनल नहीं होता, तो लिमिटेड टास्क होते हैं, बट आपकी नॉलेज, आपके एक्सपर्टीज आपको प्रोफाइल ग्रोथ, जॉब ग्रोथ और हर जगह पे हेल्प करेगा, राइट। तो ये है। अब यहाँ पर हमारे पास, सर एक क्वेरी था। हाँ हेलो। हाँ, जो एलडैप का आपने बोला ना, एलडैप हम्म, ऑथेंटिकेशन, सर इस हम्म। पे थोड़ा सा डिटेल्स में बताएंगे क्या? एलडैप का ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, ये एडीएस बाय सर्विस है? डिफॉल्ट हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का जब इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है, तो हमारा DNS उसके साथ इंटीग्रेट होता है। विदाउट DNS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का कोई पर्पस नहीं है, राइट। कोई क्वेरी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट। तो समझ लो कि आपने एक सर्वर बनाया, उसके अंदर कोई डेटाबेस बना। अब एक्टिव डायरेक्टरी किस चीज का डेटाबेस होता है? यूजर ग्रुप्स एंड कंप्यूटर्स का, क्लियर है यस, ना। यस तो सर। जब भी हम लोग एक LDAP ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो LDAP ऑथेंटिकेशन एक प्रोसेस है जो वेरीफाई करता है, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड एक्टिव डायरेक्टरी के ही अंदर तो स्टोर होता है यूजर का, है ना। तो राइट। मान लिया कि आपने एक यूजर नेम क्रिएट किया एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर के अंदर जाकर, उसका यूजर नेम दिया आपने रोहन, मीन्स हाँ उसका जो डिस्प्ले नेम होगा रोहन दिया। आपने उसका लॉगिन नेम भी रोहन दे दिया या कोई ईमेल आईडी दे दिया, ठीक है। उसका पासवर्ड आपने XYZ@123 दिया। अब जब आपका क्लाइंट लॉगिन करेगा तो उसका ऑथेंटिकेशन किसके साथ होगा? LDAP उसकी क्वेरी का एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऑथेंटिकेशन करवाएगा, मीन्स वेरीफाई कराने का प्रोसेस करेगा, क्लियर। कि जो क्वेरी डाला है यूजर ने, क्या वो हमारे LDAP यानी कि सॉरी हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऑथेंटिकेशन मैच हो रहा है। मैंने वाईफाई का इसीलिए एग्जांपल दिया था, क्लियर है। तो अगर हमारा यूजर नेम पासवर्ड सही डाला गया है तो LDAP उसको वेरीफाई कर देगा, क्लियर है। सर एक बार ओके, दोबारा से ओके। समझा दीजिए, मैंने जस्ट अभी लेट ज्वाइन किया था। आ, थोड़ा सा टाइम से सारी चीजें रहे हैं ना, क्योंकि थोड़ा सीरियसली अब चीज़ों को लेकर हम लोग चलें, ठीक है। मैं ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस कर रहा है, LDAP के बारे में। हाँ जी।
तो एलडैप एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो जो भी हम लोग यूजर क्रेडेंशियल अप्लाई करते हैं अपने सर्वर के लिए किसी भी क्लाइंट द्वारा, तो उसका जो प्रोसेस वेरिफिकेशन का होता है वो एलडैप जैसी प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेट कराने का काम करता है। क्लियर है? तो ठीक है बस सर। ये सारी चीज़ें। ऐसे ही हमारा कर्बरोज है, सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको मैनेज और ऑथेंटिकेट कराने का काम कर रहा है। क्लियर है? प्राइमरी जोन है, सेकेंडरी जोन है, स्टब जोन है ना, ये भी आप लोगों ने देखा। ए के रिकॉर्ड को देखा, 4 टाइम ए के रिकॉर्ड को देखा। तो यही सारे डेटाबेस को जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उसी को थोड़ा ब्रीफ करते हुए कुछ 2-3 पॉइंट एडिशनल इसमें ऐड करना था, वही कराया है। ठीक है? अब आप अगर वेब सर्विस वगैरह की डिटेल्स चेक करेंगे तो वहां पर आपको सीनेम वगैरह की एंट्री अच्छे से फिर समझ में आएगी। ऐसे विदाउट वेब डेवलपमेंट या वेब होस्टिंग की नॉलेज अगर उसमें देखेंगे भी तो वो मैनुअली एंट्री का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है? चीजें अवेलेबल हो तब दिखाएं तो उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, राइट? तो वो वीडियो जरूर देखें जो मैंने शेयर किया था। क्लियर है? अभी एलडैप समझ में आया शरद? या यस सर, एक्चुअली क्या है मालूम है, रिसेंटली एप्लीकेशन लेवल पे डेटाबेस है ना सर, वहाँ पे एलडैप भी कॉन्फ़िगर हो रहा है, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा आपको। एलडैप बिल्कुल। अभी तो रिसेंटली जो ऑथेंटिकेशन कर रहा है एडी सर्वर से, एक तो हाँ डेटाबेस में नॉर्मल यूजर क्रिएशन हो जाएगा और एक हो जाएगा डायरेक्टली एलडैप ऑथेंटिकेशन। हाँ, तो ये तो इधर एलडैप को इधर एप्लीकेशन। फेल होता है तो कैसे हाँ हाँ, उसको ये करना है, ये मुझे अंडरस्टैंडिंग करके लेना था कि बाय बिल्कुल। डिफॉल्ट होता है या कैसे होता है कॉन्फ़िगरेशन उसका। ये जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे इसके अंदर एलडैप का भी ऑथेंटिकेशन पूरा लेवल इसका जो होता है ना रेडी रहता है, डेटाबेस, राइट? एलडैप राइट। वगैरह का और ये सब। और ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होती हैं ये सब, राइट? ओके। सो यू कैन ओके सर। मैनेज विथ एप्लीकेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। राइट राइट। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। ओके, तो यही है। बाकी आई थिंक बहुत ज़्यादा ट्रबल शूटिंग है, कभी इसका रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं होगा। बस यही है कि जब भी टिकट ऐसा कोई आएगा कि हमारा ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है तो हमें एलडैप को मैनेज नहीं करना है, हमें एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस को रीसेट करना है, राइट? कि यूजर का प्रॉब्लम आया था या ग्रुप का पासवर्ड वगैरह का कोई दिक्कत आया था, राइट? राइट सर। लॉगिन राइट। क्रेडेंशियल एक्सपायर हो गया या उसका जो यूजर यूजर पासवर्ड था उसका वैलिडिटी चला गया, क्योंकि 42 डेज बाय डिफॉल्ट होता है, राइट? और वो चीज हट गया, या किसी भी रीजन बस क्लाइंट ने कोई पर्टिकुलर पॉलिसी, कोई आप जीपीयू पर अप्लाई कर रहे थे, कोई ग्रुप पर अप्लाई कर रहे थे, कोई ओयू पर अप्लाई कर रहे थे, ऐसा कभी हो जाता है तो उसकी पॉलिसी में वो आ जाता है पर्टिकुलर क्लाइंट। हम अगर डेटाबेस में ध्यान नहीं देते हैं, है ना, एक्टिव डायरेक्टरी के ओयू के यूजर के ग्रुप के कहीं पर अटैच करके कभी भूल जाते हैं कि इस ग्रुप के अंदर इस डिपार्टमेंट के भी यूजर को ऐड किया और हम वो पॉलिसी अप्लाई कर देते हैं तो फिर वो ऑथेंटिकेशन मिसमैच आने लगता है। तो ओवरऑल मतलब एक घर है, सारा कुछ वहां पर है, कहीं से कोई चीज उठा के कहीं पे रख दिया और आपने उसको रीसेट सही नहीं किया तो फिर बाद में पॉलिसी जो वहां पर अप्लाई करेंगे वो उस पर भी अप्लाई हो जाता है। तो इन सब चीजों में चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं ओवरऑल, राइट? यही है सब। तो ये है। और नेक्स्ट अगर हम लोग अगला टॉपिक देखें तो एक डेप्थ में ऑप्शन आ जाएगा स्टोरेज, राइट? जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छे लेवल पे इस पर काम किया जाता है कि स्टोरेज डेटाबेस को लेकर कंपनी में एक्टिव डायरेक्टरी आप अच्छे से कॉन्फ़िगर कर लो। अभी एक्टिव डायरेक्टरी खत्म नहीं हुआ है, एक्टिव डायरेक्टरी को भी हम लोग 2 चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, एफएसएमओ के अंदर पढ़ेंगे हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में, राइट? कि इनका डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या है और इनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और वो भी एक पूरा लेक्चर चलेगा उसमें कवर करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी को भी हम लोग जीपीओ के थ्रू समझेंगे, ठीक है? तो अभी पॉलिसीज वगैरह सब कुछ पेंडिंग है इसमें, ऐसा नहीं कि इसको खत्म कर रहे हैं हम, क्लियर है? बट वो पॉलिसी थोड़ा सा कुछ चैप्टर और पढ़ लें ताकि पॉलिसी अप्लाई करने में हम लोग समझें कि क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कैसे करना है। ओके? ओके डायरेक्टली सर। पॉलिसी या ओयू पे अप्लाई करने का मतलब या तो आप तुरंत समझ जाओगे या तो कहीं ना कहीं कुछ मतलब कि लैग लगेगा कि ये चीज कवर करके अगर इस चीज पर पढ़ते तो अच्छा रहता। तो पूरा जीपीओ मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट से लेके पॉलिसी डिप्लॉयमेंट से लेके एवरीथिंग, ओके, फॉर यूजर एंड ग्रुप्स एंड कंप्यूटर सभी। तो अभी आगे डिस्कशन है इसके बारे में, बट अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक हमने सर्वर प्लान किया, सर्वर में बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया पूरा कि कैसे आईपी, यूजर नेम,
और पासवर्ड अपडेट, इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक आईपी एड्रेस, डीएनएस, आईपी सब कुछ करते हैं, सब देखा, एसेंशियल कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं। फिर आपने एक्टिव डायरेक्टरी कंप्लीट देखा, 1 वीक पूरा सेशन हमारा हुआ, लास्ट वीक पूरा एक्टिव डायरेक्टरी में ही गया कि कैसे एक्टिव डायरेक्टरी मैनेज करना, यूजर लॉगिन, कंप्यूटर लॉगिन एंड पासवर्ड, बहुत सारी चीज़ होती है। अच्छा, पासवर्ड रीसेट वगैरह को लेकर मैंने नहीं बताया, इंडस्ट्री में ऐसे टिकट बहुत आएंगे कि यूज़र का पासवर्ड लॉगिन नहीं हो रहा है, यूज़र क्रेडेंशियल अप्लाई नहीं कर पा रहा है ना, ये बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे टिकट को बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर देंगे, जैसे टिकट आता जाएगा, जिस भी यूज़र को जो प्रॉब्लम है उसका टूल्स के अंदर आकर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर के अंदर उसका डेटाबेस ओपन करो। मैक्सिमम ये होता है कि यूज़र पासवर्ड लॉगिन नहीं कर पाता है, या यूज़र हॉलीडे पर गया तो उसके अकाउंट को डिसेबल करना होता है, राइट, यही सारी चीज़ें होती हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि जब लंबे टाइम के लिए कि यूज़र 1 वीक 10 डेज या 4-5 दिन ऐसे कुछ हॉलीडे पर जाता है तो उसके अकाउंट को मिस यूज ना होने पाए उसके लिए डिसेबल कर दिया जाता है बाई एडमिन, राइट। अगर नहीं किया जाता है देन ओके, बट मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे चीज़ें बहुत ही मैनेज वे से चलती हैं तो वहाँ कर दिया जाता है। तो इसमें ये होता है कि कुछ नहीं, राइट क्लिक करो और यूजर को यहाँ से क्या कर दो, जस्ट डिसेबल। यहाँ से ऑप्शन आएगा डिसेबल का, ये है राइट, इसको डिसेबल कर देंगे, ओके कर देंगे, इसको भी डिसेबल करना है, डिसेबल कर देंगे, ओके कर देंगे, तो यूजर ये लॉगिन नहीं कर पाएगा, सिंपल। इनेबल करना है जो भी है तो आप यहाँ से इनेबल इनेबल अकाउंट कर करो। देंगे, ठीक है, इनेबल हो जाएगा, अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। तो जब भी यूजर आएगा बोलेगा कि नाउ आई एम अवेलेबल ऑन द फ्लोर, तो वो फ्लोर पर उसको वो एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे। यूजर दूसरा टिकट रेज कर सकता है कि हमारा पासवर्ड मैं भूल गया, 10 डेज बाद मैं कुछ डाल दिया था, भूल गया, राइट। तो उसके पासवर्ड को रीसेट करने के लिए जस्ट आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रीसेट पासवर्ड, और यहाँ से आप न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। आपको पुराने पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट यहाँ पर एक ऑप्शन है अनलॉक द यूज़र अकाउंट, इसको क्यों किया जाता है या क्या रीज़न में किया जाता है? ये अगर लॉक होता है सर तो अनलॉक से ये होता है, ओपन हो जाएगा ये जैसे अकाउंट्स कि, में। और कोई कुछ बताना चाहेगा? सर कई बार क्या होता है, जैसे यूजर मल्टीपल बार ट्राई करता है इनकरेक्ट पासवर्ड से और तो अकाउंट लॉक हो गया, तो उस केसेस में भी हम कई बार अनलॉक करते हैं यहाँ से। हाँ, उसी केस में ही किया जाता है कि अगर यूजर ने, जैसे हम लोग एटीएम यूज करते हैं या फिर हम लोग कोई भी ऐसे अकाउंट यूज करते हैं जिसमें 2-3 बार गलत पासवर्ड डालो तो वो 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो गया। अब यूजर को 2 दिन की छुट्टी पर तो भेजेंगे नहीं, हमें क्या राइट। करना है, उसको अनलॉक करके तुरंत लॉग इन कराना है। तो अगर ऐसा कभी हो जाए तो उसको नया पासवर्ड दो, अनलॉक जरूर चेक कर दो और ओके कर दो, उसका पासवर्ड क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, और अकाउंट जो अनलॉक क्रेडेंशियल लग गया है वो चीज़ क्या होगा, ओपन हो जाएगा, मीन्स लॉक जो है वो अनलॉक हो जाएगा, तो फिर वो लॉग इन कर पाएगा, सर राइट। तो एक बार एक ऐसी टिकट आई थी जिसमें कि ना अकाउंट बार बार जैसे हम अनलॉक कर रहे थे, बट हम्म, आफ्टर एवरी 15-20 मिनट्स वो अकाउंट दोबारा लॉक हो जा रहा था। हाँ, तो कोई अटेम्प्ट हुआ होगा, डीडॉस, ब्रूट फोर्स, या ऐसे कोई अटैक है ना, बाय एनी बॉट्स। अगर इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन रहा होगा या तो फिर इंटरनली कोई स्पैम आपके या स्पाईवेयर या कोई ऐसे मालवेयर आपके सिस्टम में रहा होगा जो कि ट्राई कर रहा होगा, है ना, ब्रूट फोर्स करने का, या या तो सर मल्टीपल लॉगिन, मल्टीपल पीसी पे अगर लॉगिन करके रखा है तब भी वो लॉग होते रहते हैं नहीं नहीं, ऐसा अकाउंट। मतलब कि एक जगह लॉगिन है और कोई मल्टीपल सेशन है तो ऑब्वियसली ऐसा होगा, बट यूजर ऐसा तो नहीं करेगा कि सब 2 4 6 जगहों पे वो बांट दिए होते हैं पासवर्ड। सर यूजर तो बहुत जगह क्या करें, छोड़ देते हैं अपना लॉगिन करके कहीं, अच्छा, बहुत जगह छोड़ देते हैं। तो हाँ सर जब ऐसे फिर, केसेस में हम फिक्स कैसे करेंगे, जैसे बार बार अकार अकाउंट लॉक हो रहा है और यूजर कह रहा है कि मैं करेक्ट पासवर्ड डाल रहा हूँ, बट फिर भी 15-20 मिनट्स में अकाउंट लॉक हो जा रहा है, तो हाँ तो उसको फिक्स कैसे होगा? फिक्स करने के लिए कुछ ना करिए आप, जो भी अकाउंट मतलब जिस भी कंप्यूटर पर वो लॉगिन कर रहा है, राइट, हाँ। उस कंप्यूटर को एक बार रिबूट कर लें आप, और उसको प्रॉपर मालवेयर स्कैन वगैरह कर लें, है ना, क्योंकि चांस है, जैसा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि वो दूसरी जगह लॉगिन होगा या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि अभी मैंने पासवर्ड रिसेट करके सामने वाले को जस्ट बताया है या राइट। मेल किया है कि ये राइट। तुम्हारा नया पासवर्ड है, तो तीसरा का कोई वहां पे कम्युनिकेशन ही नहीं होना चाहिए, राइट। वो हमारा राइट। एलडैप या वो सब वेरीफाई नहीं करेगा तो उसका कम्युनिकेशन नहीं आएगा, हम वो ब्लॉक हो जाएगा। दूसरी चीज कि अगर वो बार बार फिर भी हो रहा है तो मैं भी जिस पीसी से वो लॉगिन कर रहा है या जहाँ कहीं भी है वहाँ कोई ऐसा लैग या कोई ऐसा बग हो जो कि उस चीज को बार बार अटेम्प्ट कर रहा है, राइट। या तो हम्म। फिर कोई बॉट होगा या कोई मालवेयर होगा, जैसा कि मैंने बताया वायरस अटैक या कुछ ऐसा, है ना, नेटवर्क में।
जो कि एक्टिव डायरेक्टरी को ब्रूट फोर्स करने की भी कोशिश की जा सकती है, लाइक, है ना। तो सर वहां वो पर पता पता क्रेडेंशियल कर बाय, सकते हैं कि यूजर की हाँ कौन कौन से कंप्यूटर पे लॉग इन किया है, सर वो पता कर सकते बिल्कुल, आप इनका पूरा डेटाबेस निकाल सकते हो। इनके लिए एप्लीकेशंस सारी चीज़ें प्लान की जाती हैं, राइट, पैनल्स बनाए जाते हैं। तो डेवलपमेंट टीम की ज़रूरत पड़ती है, और ऑब्वियसली सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर कोई नेटवर्क यूज़र लॉगिन है तो फिर नेटवर्क एक्टिविटी के अंदर मिलता है, और वो अवेलेबल हो जाता है, देख सकते हो आप। दूसरी चीज़ एक और यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप लिखेंगे यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी, आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, हम्म। मतलब प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ था, बार बार जो वो हो रहा था। सर मतलब वो मेरे पास नहीं थी वो टिकट, मतलब मेरी टीम में ही आई थी एक तो इंजीनियर के पास। क्या तो फाइनल उसने, सोल्यूशन था? सर उसने कोई इवेंट आईडी देखी, फिर इवेंट आईडी से ट्रबल शूट किया था इवेंट वियर से डीसी के। हाँ, मतलब तो क्या एग्जैक्टली मेरे दिक्कत को थी? नहीं पता सर इसका, मतलब वही मैं तभी पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई केस आ जाता है तो हम क्या करेंगे। व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी? ब्रूट फोर्स, राइट। यहाँ पर देख सकते हो, अटैकर गेनिंग एक्सेस टू योर सिस्टम सिंपली बाय repeatedly login with a variety of password until they guess the correct one, right? तो हम्म। मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि कोई बॉट्स या कोई ऐसा हो जो कि किसी भी पर्टिकुलर अटैकर या इंट्रूडर द्वारा वो पर्टिकुलर चीज ब्रूट फोर्स करी जा रही हो, राइट, है ना। हम्म। तभी ऐसा हो सकता हो कि मल्टीपल अटेम्प्ट के बाद ऑब्वियसली उसको मिलता है, 5 टाइम का आई थिंक अटेम्प्ट होता है, थ्रेशोल्ड होता है कि उसके बाद वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, है ना। तो उस ड्यूरेशन में वो लॉक हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल एक यूजर के लिए ऐसी प्रॉब्लम ना हो, मल्टीपल यूजर ऐसा आने वाले समय पर फेस कर रहे हो। अभी 2 घंटे बाद इसको प्रॉब्लम थी, 4 घंटे बाद उसको प्रॉब्लम हो गई, ऐसा भी हो रहा था या नहीं? नहीं सर, एक ही बंदे को था। मैं इसके बारे में, जो मेरे को इवेंट आईडी भी मिली है ना, शायद ऐसा कुछ इवेंट आईडी आया था, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ एक बार। इवेंट आईडी नंबर बताइए, तब तो फिर पूरा सोल्यूशन ही मिल जाएगा। हाँ सर, वो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग से रिलेटेड ही है, देखिए। आई थिंक सर इसमें एसआईडी चेंज करके देख रहे हैं कमांड्स के थ्रू। तो ये एक तरीके का बग बोल सकते हैं, या एक प्रॉपर आपके जो आपके ऑपरेशन मास्टर हैं उनका प्रॉपर एक तरीके का अपडेट ना दे पाना या सिंक्रोनाइज ना हो पाना, राइट, क्लाइंट के साथ। क्योंकि एसआईडी तभी किसी का मतलब कि एरर देगा, या किसी अनदर एसआईडी के साथ या मल्टीपल एसआईडी का लैग मिलेगा, जब वो प्रॉपर अपडेट ना कर रहा हो। एक यूजर बनाया या उसको रीसेट किया या जो कुछ भी हो, उसको पर्टिकुलर जब एक एसआईडी नहीं मिल रही हो, राइट, हम्म। ये सब है। तो यही है, एनोनिमसली अगर किसी ऐसे लोकेशन पर भी दे रहा है ना, कि सच एज लोकल सर्विस और एनोनिमस लॉग ऑन का भी अगर कोई प्रोसेस फॉलो हुआ है तो भी ऐसा हो सकता है ना। तो सारे में भी रीजन दे रहा है।
तो सर मतलब वही है कि इसका फिक्स क्या है सर? फिक्स क्या है, यूजर को एसआईडी चेंज करने से बेटर है ना, कि हम यूजर को भी क्या कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं यूजर डेटाबेस, है ना। अच्छा। सेम नेम से उसको क्रिएट कर लें, या तो अगर मान लिया कि उसको एक्सेस आईडी मिली हुई है, अगर हम स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं और वो एसआईडी चेंज कर पा रहे हैं, तो भी समझ लिए कि बैकएंड में वही हुआ है ना, कि यूजर हमारे पास वही है, नेम वही है, बट उसके अंदर जो नया आइडेंटिटी उसका है वो कंफर्म हुआ, राइट। हम्म। बट आप एक नया मतलब उसी नेम से दोबारा जब उसके रिकॉर्ड को क्लियर करके वो करेंगे, तो एक सेम यूजर अकाउंट क्रिएट होगा और एसआईडी उसकी डिफरेंट मिलेगी, तो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। ओके। तो सर ये जैसे हम स्कीमा एडिट करते हैं तो स्कीमा एडिट से ठीक नहीं होगा? मतलब नहीं, हो मैनुअली जाके जाएगा। जीयूआई से? स्कीमा एडिट में देखिए, जो इंटर बैकएंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है ना, कि कर्नल आपको ओपन नहीं मिलता, राइट। अच्छा। इसीलिए बैकएंड स्क्रिप्ट रन करी जाती है इन सब चीजों को फिक्स करने के लिए, और ये एक बेटर सोर्स है इसको मैनेज करने के लिए, है ना। ओके। किसी भी फ्रंट एप्लीकेशन को आप यूज करते हो तो वो बहुत ही लिमिटेड है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना। कोई भी ऐसे हम्म। डेवलपमेंट पार्ट को अगर आप चेंज कर रहे हो या मैनेज कर रहे हो, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल को देख रहे हो, तो जीयूआई लेवल पे आपको वो सब चीज नहीं देखने को मिलता, या सारी सेटिंग्स अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि कर्नल इसका क्या होता है, ओपन सोर्स में नहीं होता, है ना। हम्म। वही चीज आप देखिए, एसआईडी और पीआईडी एंड एवरीथिंग अनदर जो ओपन सोर्स इन्वायरमेंट का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें सब देखने को मिलता है, और हम मैनुअली जब चाहें तब चेंज कर देते हैं अगर कोई इशू आ रहा है तो, है ना। बहुत ही आसान है। लिनक्स वगैरह में अगर आप जा रहे हो, क्यों, उसमें अगर एसआईडी वगैरह को चेंज करना हो तो कोई भी बंदा सिंपल जीपीडब्ल्यू सॉरी जी सॉरी क्या है उसका डेटाबेस, सर लेकिन अगर यूजर दोबारा हम लोग क्रिएट करेंगे तो क्या उसका डेटा बैकअप मिलेगा? डेटा बैकअप अगर हम रोमिंग प्रोफाइल बना देंगे तो हम उसको अलॉट करवा देंगे ना। सर हमें जैसे मान लीजिए पहले तो वो रनिंग कंडीशन में होगा यूजर हाँ, आईडी उसका, और उस टाइम अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर कैसे उसको हम डिलीट करेंगे? या रिक्रिएट अगर करते हैं तो उसका बैकअप तो फिर मिलेगा नहीं, या फिर हमको बैकअप लेके वो। तो उसका डेस्कटॉप का डेटा तो चला ही जाएगा सर। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर डेस्कटॉप का डेटा उसका चला जाता है तो हमारे रोमिंग प्रोफाइल में पाथ में तो होगा हमारे डोमेन सर्वर पे, जहाँ कहीं भी दिया सर होगा। सर सर सारे यूजर क्या रोमिंग प्रोफाइल में ही होते हैं? नहीं नहीं, तो सर इसके फिर लिए जो कमांड रन करेंगे वो क्या होगा, मतलब क्योंकि इसमें रेजोल्यूशन तो दिया नहीं है इसमें, तो मतलब ये बताया कि अगर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग भी हम करते हैं तो हमें मशीन का नेम पता चल जाएगा कौन सी मशीन से लॉगिन हो रहा है या क्या है। बट इसको अगर हमें फिक्स करना हो तो कैसे करेंगे ये वाले एरर कोड को, अगर अकाउंट मान लॉक? लिया कि वो बाहर 15-20 मिनट पे हो रहा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक बार उसको लॉग इन चेक करके देखो, या उसको लॉग आउट करा दो, आप सिस्टम को रिबूट करा दो, और अपने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो उसका डेटाबेस है या जो कुछ भी है उसको भी क्लियर करिए, है ना। या उसको एक बार रिफ्रेश करिए, अपडेट अपने एक्टिव डायरेक्टरी को, डैशबोर्ड को, है ना। इसके लिए बेटर तरीका क्या है कि आप एक बार अपने सिस्टम को, या कोई ऐसे मतलब कि लोड बैलेंसर अगर आपका है तो उसको क्लियर कर लो, लॉग वगैरह क्लियर कर लो, हिस्ट्री वगैरह क्लियर कर लो, कुकीज वगैरह उसका भी लॉगिन क्रेडेंशियल का क्लियर करा दो आप, राइट। तो मेनी रीजंस हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हाँ अगर वो लॉगिन 15 मिनट 20 मिनट में ऐसा हो रहा था, तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले तो मैं होता तो चेक करता कि कोई री अटेम्प्ट जरूर हो रहा है, राइट। अगर उसको एसआईडी वगैरह का प्रॉब्लम कभी आता ही नहीं है, आप बहुत ही मतलब 0% या 1% का ऐसा चांस है कि एसआईडी वगैरह मिसमैच या एसआईडी वगैरह का डुप्लीकेसी हो जाए, कहीं ऐसा हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है, वो होने ही नहीं देगा, क्योंकि वो डेटाबेस या उसको एक्सेस करने की क्रेडेंशियल या वो एक्सेस करने का वो हमारे पास वो है ही नहीं, है ना। बट अगर कोई स्क्रिप्ट और ऐसे कोई एक्सएमएल फाइल या कोई रजिस्ट्री के अंदर जाकर हम चेंज भी कर लेते हैं, स्कीमा एट्रीब्यूट के अंदर चेंज भी कर लेते हैं कुछ भी ऐसे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो पूरा एसआईडी चेंज कर देगा, और जब दोबारा डेटाबेस की जिन्होंने बात किया, वो जब लॉगिन होगा तो वो कैसे सिंक करेगा पुराने एसआईडी के उसको, हम्म, वो तो ऑलरेडी लॉग्ड होता है ना डेटा किसी का भी यूजर का। ये तो है।
तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो हम एक बार रिक्रिएट करें और उसका जो भी डेटाबेस है, बहुत ज्यादा वो नहीं होगा, सिंपल अगर हम सेटिंग के डेटाबेस को हटा दें तो सेम ओयू के अंदर उसको प्लान करें, सेम जीपीओ के अंदर उसको प्लान करें, और उसका जो भी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का डेटा है अगर रोमिंग प्रोफाइल के अंदर है तो वही रोमिंग प्रोफाइल को कॉपी पेस्ट करा के उसको दे दें, या तो वो जब हम उसको दोबारा एक्सेस कराएंगे उसका डेटाबेस यहाँ से उसको अलाउ करेंगे, है ना, हाँ उसका जी। डेटाबेस का बैकअप बना लेंगे, ऑलरेडी वो एक्सेस तो कर ही पा रहा है ना, वो भी यस बैकअप बना सकते हो, तो मल्टीपल ऑप्शन है, वो टास्क हैंडल करना पड़ेगा और मैनेज हो जाएगा, क्लियर है। बट मे बी आपका जरूर मैं चेक करता कि कोई ऐसा तो नहीं है कि जो ब्रूट फोर्स करने की, एक्टिव डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स, इसीलिए मैंने पहले ही दिखाया कि वो चीज जरूर चेक करो कि कोई रीअटेम्प्ट तो नहीं कर रहा है, या कोई मालवेयर है, ऐसा बॉट है ऐसा जो वो करने की कोशिश नहीं कर रहा है, या फिर कोई हिस्ट्री कुकीज होगी जो ऐसा मतलब कि सिस्टम में नहीं हो जाता है कि वो लैग करता है, कभी कभी आप सही पासवर्ड डालते हो वो भी नहीं सही से एक्सेप्ट करता। क्यों? क्योंकि पुराना कहीं ना कहीं वो उसके साथ क्या हो जाता है, सिंक करने की कोशिश करता है या सिंक हो जाता है, कुकीज या हिस्ट्री या कहीं से भी इनका जो भी कुकीज पाथ बनता हो, क्लियर है सिस्टम के। हाँ जी तो सर। क्लियर करो पूरा का पूरा लॉग वगैरह, इसीलिए तो आप एक एडवांस विंडोज के अंदर स्टोरेज सेंस का ऑप्शन दिया गया है, राइट। स्टोरेज सेंस में जो भी हमारे ऐसी एक्टिविटीज होती हैं वो ऑटोमेटिक फिक्स करी जाती हैं हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, है ना, ये सब है। तो ये सारे ऑप्शन ट्राई करेंगे, आपका हो जाएगा फिक्स। ओके, मशीन वगैरह को क्लाइंट साइड रिबूट वगैरह करके, और क्लाइंट का अगर डेटा, अब देखो आप लोग सभी लोग वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो एक क्लाइंट क्या डेटा रख सकता कुछ नहीं सर, एक्सेल वैक्सेल होगी और क्या है इसमें। है ना। एक क्लाइंट वही सोचिए कि क्या डेटा रख सकता है वो अपने डेस्कटॉप पर, जो भी उसका डेटा होता है वो तो पर्टिकुलर क्लाउड पर होता है, या अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन चल रहा है, ऐसा कोई डेटाबेस सिस्टम चल रहा है हमारे सिस्टम में, तो वो तो एक क्रेडेंशियल है जो कि अलग है, उसको हम किसी को भी लॉग इन करा के उसके अंदर काम करा सकते हैं, राइट, वो क्रेडेंशियल दे सकते हैं एप्लीकेशन से। ज्यादातर तो एक्सेल वर्ड यही होता है सर, फिर दूसरा हाँ, एक्सेल वर्ड है या फिर आउटलुक है, कुछ भी ऐसे है, तो जब आउटलुक हम देंगे दोबारा से ना, तो आउटलुक का मेल आईडी हम वही दे देंगे लॉगिन करते हुए, ठीक है, वही दोबारा से सेम डेटाबेस में एंटर कर जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने एक ईमेल आईडी बनाया xyz@gmail.com या xyz@xyz.com, वो मैंने डिलीट कर दिया, क्या उस नाम से दोबारा नहीं मैं बना सकता? नहीं सर्वर से सर। हटा दिया डेटा, बना सकता हूँ, और वो लॉगिन भी होगा फिर डेटाबेस के अंदर, है ना। यस सर। तो ये है। और अगर हम किसी भी, गूगल का हो, यूट्यूब का हो, जीमेल का हो, अगर मैं उससे बोल दूं कि हमने नया आईडी ये बनाया है, मेरा पुराना आईडी ये था वो डिलीट हो गया, उसका डेटाबेस मेरी इस आईडी में ट्रांसफर चाहिए, तो वो कर देते हैं सब माइग्रेट, 100 नहीं 200% हो जाता है होता है। सर। मैंने पूरा हाँ अपना जी यूट्यूब दूसरे ईमेल पर ट्रांसफर करवाया है ना। सर, मेरा एक गेम का डेटा था जो मेरा विंडोज फोन था, उससे हम्म, मैंने ना गूगल अकाउंट पे ट्रांसफर करवाया था। हाँ, तो वो होता है क्रेडेंशियल्स और सारी चीज़ों के हाँ साथ, जी, तो वो होगा सर। कोई ऐसा डेटा नहीं है, डेटा का कभी इशू नहीं आता, बट ये है कि डेटा के लिए हमें प्री प्लान करना होगा, रैंडम ऐसे नहीं कि सब कुछ कर दिया उसके बाद पूछ रहे हैं डेटा कैसे लें, है ना, जो सब चला गया, तब नहीं होगा। तो डेटा की पहले ही प्लानिंग होती है। अब उस पर्पज से हम लोग ये भी देखते हैं कि डेटा हमारे अगर सर्वर में स्टोर हो रहा है तो मल्टीपल प्लेसेस पर स्टोर हो, मल्टीपल लोकेशन पर स्टोर हो, स्टोरेज हम लोग यहाँ पर पूरा उसको देखने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं, क्लियर है। यस सर। तो ये ब्रूट सर फोर्स आजकल है। तो फोल्डर रिडायरेक्शन भी होता है डेटा के लिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल होता है, फोल्डर रिडायरेक्शन, डेटा रिडायरेक्शन, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें हैं, एक बार इसके बारे में जो पढ़िएगा, हमारा फोल्डर एक्टिव डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स के बारे में। श्योर सर। और आई थिंक इसी टॉपिक पर ये जो मेरा एक दूसरा सिक्योरिटी का चैनल है, इसमें मैंने सर्वर का एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप किया है, ताकि देखिए, मतलब देखो जो चीज मैं किया हूं या जो मुझे पता है कि इसके अंदर डायरेक्टरी का डेटाबेस और इस लेवल पे ये इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, आप एसआईडी के बारे में पूछ रहे हो,
कि एसआईडी चेंज कर सकते हैं या कुछ ऐसा, तो फिर लेकिन एसआईडी एग्जैक्टली क्या है कि पूरा का पूरा समझ लो कि एक नई प्रोफाइल देता है उसको, राइट। हम्म एक तरीके का नया उसको आईडी देता है। वो सारी डिटेल, सारा डेटाबेस, वो लॉगिन भी है कि नहीं है, अभी किसी ने क्वेरी किया था कि लॉगिन है कि नहीं, हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो अब नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी ओपन कर लें उसी के अंदर सब मिल जाए, राइट। तो मैंने इसके अंदर एक इस तरीके का टॉपिक कवर किया है। अगर आप कुछ एफर्ट दिखाएंगे आगे चल के तो मिलेगा इसमें। देखो, एक सर्वर मैंने लिया है 2012 का, और इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस इंस्टॉल किया है। और देखो यहाँ पर एलडैप वगैरह है, इसका पेनेट्रेशन वगैरह, एलडैप है, करबरोज है, इसके एसआईडी वगैरह के बारे में है, मल्टीपल सब डेटाबेस इसके अंदर मिलेगा। क्लियर है। यस सर। तो ये चेक करने आना चाहिए उस लेवल पर भी कि सिक्योरिटी लेवल पर भी, है ना। जैसे कि आर्टिकल में भी वैसे ही दिखा रहा था, यहाँ पर देखो कि क्या क्या ओपन है हमारे सिस्टम पर, कौन कौन से ऐसे पोर्ट हैं। अगर कुछ ऐसा इशू आ रहा है तो ऐसे सर्विस पोर्ट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए क्लोज करके देख सकते हैं कि कोई ऐसा अटैक तो नहीं उसके थ्रू हो रहा था। क्लियर है। तो जब मैंने यहाँ से इसका पेनिट्रेशन स्टार्ट किया था, इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टार्ट किया था, तो ये देखो आप, कंप्लीट ये बता रहा था कि हमारा डोमेन कौन है ना, किस लेवल पे है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम टाइम एंड एवरीथिंग। किसी भी यूजर का भी आप एक करंट सिचुएशन या स्टेटस निकाल सकते हो। ये तो एडमिनिस्ट्रेटर का निकाला गया था। अब यहाँ पर अगर इस ट्यूटोरियल को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक यूजर की इंफॉर्मेशन दी गई है ना, यूजर स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर, उसका पासवर्ड और किस कंप्यूटर पर वो डिटेल्स है, तो उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है। क्लियर है यस ये। सर। तो अब आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देख पाएंगे कि टारगेट कौन है, उसका आरआईडी रेंज क्या है। क्लियर है। यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, सब यहाँ पर निकाल के ये दे देगा। और उसका नोन यूजर नेम कौन कौन से हैं ऐसे। क्लियर है। और दूसरी चीज यहाँ पे इसके डोमेन के बारे में देगा, सेशन चेक के बारे में यहाँ पर देगा, सेशन क्या है उसका। क्लियर है। और जो लॉगिन होगा जिस लेवल पे होगा उस तरीके से किस सर्वर पर लॉगिन है वो भी दिखाई देगा। एसआईडी के बारे में आप पूरी डिटेल निकाल सकते हो, एसआईडी क्या है, करंट एसआईडी अगर ये है तो माइक्रोसॉफ्ट से आर्टिकल निकाल के एसआईडी को चेंज कर सकते हो, है ना, कि इस एसआईडी को रिप्लेस करना है विद दिस पर्टिकुलर एसआईडी। जो आर्टिकल्स वगैरह थे, देख रहे हो यहाँ पर सब निकाला जा रहा है। क्लियर। तो इन सभी डेटाबेस को किस पर्पज से निकाला जा रहा है, और ये कैसा यूजर अकाउंट है, किस डोमेन में फाउंड किया गया है। ठीक है। प्रोटोकॉल इसका एसएमबी का क्या है, सर्वर मैसेज ब्लॉक जिसको आप बोलते हो। सेशन कहाँ पर है ना, रिक्वेस्ट सेशन कहाँ से ले रहा है, सब दिखा रहा है। पासवर्ड पॉलिसी इंफॉर्मेशन। तो और यहाँ पर पासवर्ड, इसका वैलिडिटी क्या है, पासवर्ड लेंथ क्या है, पासवर्ड एक्सपायर कब हो रहा है, पासवर्ड कितने समय पर एक्सपायर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड का फ्लैग क्या है, फ्लैग होता क्या है, व्हाट इज फ्लैग। ओनली फ्लैग के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। नहीं पता सर। फ्लैग किसी भी यूनिट का पहला जो डेटा होता है ना, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी को देखें तो जब बनती है ह्यूमन बॉडी तो पहले क्या होता है, आई थिंक सेल या कुछ ऐसे, है ना। कोई भी ऐसा कि मतलब किसी भी डेटा को प्रिपेयर होने के लिए जो पहला उसका फ्रेम है ना, वही इसका एक फ्लैग बोला जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी फ्लैग्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको फ्लैग की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी सिक्योरिटी लेवल पे कि ये क्या है। और सिक्योरिटी ऑडिट में ये बहुत काम आता है। क्यों, कि हमारा डेटा पूरा फ्लैग रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें कोई भी फ्लैग मिस नहीं होने दिया जाता इन फ्यूचर ऑफ, कि हमारा डेटा कभी करप्ट ना हो। ये सारी चीज़ें, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं। यहाँ पर देखो इसका लॉकआउट कब है, कितनी देर में लॉकआउट हो जाएगा पूरा। एक डेटाबेस ये विंडोज से नहीं निकल रहा है, ये लाइनेक्स की मशीन से मैं सर्वर के बारे में निकाल रहा हूँ। और ये क्यों निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी थी। क्लियर है। तो कोई भी ऐसा बंदा है अगर यहाँ से ट्रिगर कर पा रहा है डेटाबेस निकाल के, तो कुछ एडिशनल कमांड्स होती हैं न्यूमरेट करने के लिए, उसके अंदर डेटाबेस को क्या कर सकता है, रिप्लेस भी कर सकता है। क्लियर। ओएस यहाँ पर दिखा दिया,
ओएस के बारे में, ओएस वर्जन के बारे में, प्लेटफॉर्म आईडी के बारे में। तो काफ़ी चीज़ें हैं, आप देखेंगे इसके अंदर। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर हमारा कवर होगा, इसको जब लोग देख लें, कवर कर लें। वैसे सभी लोग अभी देख ही रहे होंगे कि क्या है कैसे है। हाँ ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आपको डेप्थ में, तो इस बेस पर मैंने बोला कि अगर कभी ऐसा हो रहा है तो ब्रूट फोर्स करने का 100% चांस है कि ऐसा कोई बॉट या कोई मालवेयर द्वारा हो रहा है। आप उसको एक बार क्लियर करें और मॉनिटरिंग टूल के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर देखें कोई ऐसी रीलॉगिन एक्टिविटी तो नहीं हो रही, क्योंकि लॉगिन एक्टिविटी होगा तो एलडैप रिक्वेस्ट बार बार आएगी। क्लियर है? और किस यूजर से आ रही है, किस आईपी एड्रेस से आ रही है, किस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आ रही है, आप ऑब्वियसली उसके अंदर मॉनिटर कर पाएंगे सिंपल वायर सार्क वगैरह इस्तेमाल करके, है ना। देखेंगे कैसे ये वर्क करता है, कैसे मॉनिटर लॉगिन रिक्वेस्ट कैसे काम करती, कैसे चेक करेंगे कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है। तो आपको आई थिंक ट्रबल शूटिंग में तुरंत ऐसे सिनेरियो में हेल्प मिल जाएगी। आप देखो, स्टोरेज में पढ़ाने वाला था, 15 मिनट का टाइम में क्या स्टोरेज पढ़ाएं, आप क्वेरी ही पूछिए। तो देखो, मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा कोई डिमोटिवेट और कुछ ऐसा नहीं करना चाहता। मेरे कहने का मतलब है कि आपको पूरा एक वेल नॉलेजेबल बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऐसा फील हो रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा तब हम एक मास्टर बनते हैं, या बहुत सारी चीज़ों को जब समझते तब। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कोर्स वेयर और हम दो लोग 2 महीने का एक साथ कोई ऐसा कर लें तो मैं सब कुछ आपको बता पाऊंगा। मैं साल भर पढ़ाऊँ डिफरेंट डिफरेंट उसको लेकर, तब भी शायद चीज़ें कंप्लीट नहीं। हमेशा लर्निंग चलती रहेगी कि ये चीज़ है तो कैसे सीखें, इसका सोर्स कहाँ से मिलेगा, है कि नहीं। हेलो। तो मेरे कहने का मतलब करेक्ट कि सर। चीज़ें वो होंगी, मैं थोड़ा सा और इसको डेप्थ में लेकर जाऊं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि अभी देखो कि पिछला वीक बस 4-5 दिन, 4 दिन या 5 दिन टू द पॉइंट मैं चल पाया हूँ। फिर बीच में एक दिन क्वेरी किसी ने किया था तो मैंने उसको मना कर दिया था कि नहीं, हम लोग थोड़ा सा टॉपिक के अकॉर्डिंग चले। अब आज हो गया तो मैं खुद ही उसमें इन्वॉल्व हो गया। मुझे वहीं पे क्वाइट करके आगे बढ़ना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों का सिलेबस भी बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी ऐड कर रखा है ना। बट कोई नहीं, आप देखो कि कैसे क्रेडेंशियल्स काम करते हैं। ये एक चीज पढ़ के आप आगे अपने बहुत सारी चीजों को कवर कर सकते हो, है ना। आइडिया लग जाएगा कि अच्छा कुछ ऐसा होता है तो हम लोग ये सब चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। तो मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ, वायर सार्क करके। मेरे सिस्टम पर डाउनलोड है नहीं है, तो वायर सार्क मुझे 64 बिट इंस्टॉलर का डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड हो रहा है। सिंपल वायर सार्क .org पर जाएंगे और डाउनलोड कर लेंगे वायर सार्क को। इस पर काम करना सीख लीजिए, बहुत सारी चीज़ों का रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है वो पता चल जाएगा। अगर इसमें देखो, इसमें अगर नहीं आ रहा है तो स्प्लंक में जाइए, आईबीएम क्यूरेडार में जाइए, पीआरटीजी में जाइए। ये सब डेटाबेस रीड करने के लिए ही बनाए गए हैं, सेंसर्स को रीड करने के लिए ही बनाए गए हैं, डिवाइसेस को रीड करने के लिए ही बनाए गए हैं, है ना। तो इसमें लिमिटेड सेंसर होते हैं, बट थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड या मिलियंस सेंसर अगर चेक करना है तो आपको पीआरटीजी, स्प्लंक, आईबीएम क्यूरेडार और ऐसे टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। मैंने लास्ट मॉड्यूल में आपके रिकॉर्डेड वीडियोज में वेबसाइट पर आईबीएम क्यू वो स्प्लंक के, नहीं नहीं, स्प्लंक मैंने अपने सिक्योरिटी वाले चैनल में डाला होगा। आईबीएम क्यू वो पीआरटीजी पूरा सर्वर मैंने, सेंसर ऐड करना, डिवाइसेस ऐड करना, सब कुछ आपके लास्ट मॉड्यूल में इसी कोर्सवेयर में ही अपलोड किया है। पढ़ाया नहीं जाएगा, वो वीडियो लेक्चर में मैंने अपलोड किया। आप लोगों को एक्स्ट्रा सेशन लिखा होगा, उसको पढ़ के अगर देखना होगा तो सेटअप कर सकते हैं खुद के सर्वर पे। 30 दिन के लिए लाइसेंस भी देता है पीआरटीजी सर्वर, फ्री में। सर ये फ्री लाइसेंस है ना वायर शार्क? हाँ, प्रोडक्शन वायर शार्क एनवायरनमेंट में बिल्कुल फ्री है। अपने लैपटॉप में डाल सकते हैं हाँ प्रोडक्शन बिल्कुल। एनवायरनमेंट में? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बट विदाउट, एक बार परमिशन जरूर लें, है ना, कि ओके। अलाउ कर रहा है। कोई भी एप्लीकेशन को जरूर परमिशन ले, बट ये एक ओपन सोर्स इन्वायरमेंट में मिल जाएगा। तो हो गया कंप्लीट। और कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं, मुझे इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा अपने इस पर। बहुत यूनिक चीज ये मैं करा रहा हूँ।
आगे शायद सिक्योरिटी की कुछ लैब होगी तो मैं इसमें अच्छे से करा पाऊंगा। मैंने अपने मेन मशीन से इसमें ट्रांसफर कर लिया और अपने सर्वर पे इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप इसको जिस भी मशीन पर ट्रांसफर कर लीजिए। पीआरटीजी है तो उसके अंदर ये सब सेंसर ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बना देते हैं। आपके यूएसबी पेन ड्राइव से कोई डेटा आ रहा है और आपको एनालाइज करना है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे निकाली जा सकती है इसके थ्रू, कि पोर्ट अटैक या कुछ ऐसे होता है ना, अगर कभी आप इसको देखेंगे तो। तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्लाइंट को क्या करता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ या डोमेन को हटा देता हूँ, डोमेन को अनज्वाइन कर देते हैं, है ना, या वर्क ग्रुप में कर देते हैं। क्लियर? अगर हम लोग डेटा देख ही रहे हैं तो अच्छे से देख लें कि कब सर क्या। ये सर्वर पे इंस्टॉल करने से बजाय क्लाइंट पे इंस्टॉल करके इसको सर्वर को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो हमें सर्वर से रिक्वेस्ट कोई डालनी पड़ेगी ना क्लाइंट पर, तो क्लाइंट के डेटाबेस में आ क्या रहा है, क्लाइंट के नेटवर्क में आ क्या रहा है ना, तब वो बताएगा। बट जितने भी क्लाइंट हैं वो सभी डेटाबेस कहाँ पर, कहाँ से एक्सेस करते हैं, सर्वर से, तो हम सर्वर पर, इसीलिए सेंट्रल डिवाइस पर अपलोड किया जाता है ये सब। क्लियर? ओके। अगर कोई ऐसा नहीं है कि आप उससे नहीं चेक कर पाएंगे, आप क्लाइंट पर अपलोड कर देंगे, क्लाइंट जो डेटा सेंड कर रहा है उसकी रिक्वेस्ट डाल देगा, बट वो डेप्थ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, है ना, कि एक्नॉलेजमेंट क्या हुआ, फ्रेम क्या हुआ, क्योंकि वो तो बस भेज रहा है। और जो लेकर आएगा तो उधर से भी मिल जाएगा। बट क्लाइंट पे अगर देखेंगे 200 क्लाइंट है तो 200 क्लाइंट को समझ में नहीं आएगा, है ना, तो हमेशा अपने टारगेट या सेंट्रल सर्वर पे डालिए। क्लियर? मैंने जस्ट इसको रन कर दिया और हमारे नेटवर्क में जो हमारा एडॉप्टर है इथरनेट 0 है कि क्या है ये चेक कर लो एक बार। 10 मिनट टाइम है, हो जाना चाहिए। इथरनेट 0 है ना, तो इथरनेट 0 को हम यहाँ से मॉनिटरिंग में लगा देंगे। बट लगाने से पहले हम यहाँ से क्लाइंट मशीन को पहले क्या करते हैं, अदर मशीन पे आते हैं और इसको देते हैं कंप्यूटर नेम, बोलिए क्या है, डेस्कटॉप, DESK, डेस्कटॉप -CQ दस FJ1 वन BT F/ क्या करने जा रहे हैं, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? हम लोग थोड़ा सा क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो रिक्वेस्ट एनालिसिस होता है या जो पैकेट्स होते हैं उसको एनालिसिस करने जा रहे हैं या मॉनिटर करने जा रहे हैं। ठीक, कि अगर कोई तरीके का पैकेट हमारे सर्वर पर आ रहा है या कोई ऐसा अटेम्प्ट बार बार करने की कोशिश कर रहा है तो कैसे एक्नॉलेज कर सकते हैं कि हमें इस रिक्वेस्ट को ब्लॉक करनी है या इस आईपी को ब्लॉक करनी है, तो वो चीज़ हमारा सॉल्व हो सकता है बिना सर्वर और क्लाइंट को कॉन्फ़िगर किए। सिंपल आप सिक्योरिटी डिवाइस उसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अभी अभी करके किसने क्वेरी किया था? तो वर्क ग्रुप में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज और वर्क ग्रुप में जी कर देते हैं, ओके कर देते हैं। थोड़ा जल्दी हो जाए तो बेटर है ये। क्रेडेंशियल दे देते हैं, क्रेडेंशियल हमारा सर्वर का ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, मॉनिटरिंग स्टार्ट करते हैं। लॉग आउट हो गया, अब उससे कोई मतलब नहीं है। तो कितने लोगों ने अभी तक ऐसी प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है? हमारा सर्वर देखो क्या कर रहा है, थोड़ी देर ब्रॉडकास्ट किया और ये सब चीज़ें किया और इसने अभी मैसेज को स्टॉप कर दिया। तो मैं भी आई थिंक ये रिबूट होते होते उतनी मैसेज रिक्वेस्ट कर लिया था।
यहाँ पर एक 215 आईपी का रिक्वेस्ट है ना, डीएनएस रिक्वेस्ट है, देख रहे हो आप? एक यस सर, 100 देख डॉट रहे 100 का है और एक 215 का आ रहा है। और ब्रॉडकास्ट मैसेज भी है यहाँ पर, और आईसीएमपी, आईजीएमपी, एलएल, एमएनआर, समथिंग, एआरपी, और एनबीएनएस। देखो डीएनएस क्वेरी हो रही है, क्योंकि हमारे सर्वर क्लाइंट के बीच में क्वेरी किसके थ्रू होती है? डीएनएस ही होस्ट रेजोल्यूशन का काम करता है। तो क्या 15 हमारे नेटवर्क में कौन है? 15 के बारे में पता करो। 15 विंडोज 10 ही होगा, 215। और 215 ने इतनी देर में कितनी रिक्वेस्ट भेजा है लॉग आउट होते होते, वो देख सकते हो आप, क्लाइंट सर्वर पर चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है। यही है ना? यस सर, यही है। अब ये तो कंफर्म हो गया, तो अब एक काम कर सकते हो, यहाँ से इसका डीएनएस क्वेरी प्रॉपर अपलोड करिए। ठीक है, डन है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप यहाँ से पिंग भी सेंड करेंगे, पिंग स्पेस 192.168.100.100, तो भी ये भी मैसेज हमें यहाँ पे आईसीएमपी का देखने को मिलेगा। ये देखिए आईसीएमपी है ना। तो अभी इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, मेरे पास बहुत डेटा आ गया। अब देखो ये कह रहा है कि ब्रॉडकास्ट मैसेज कह रहा है हु हैज 230 एंड 100.100। किसके पास 230 है? किससे पूछा? 100.100 से। ये सब आपस में देखो, ये क्वेरी भी कर रहा है और पूछ भी रहा है, बात भी कर रहा है। ठीक है, क्या है कैसे सारी इंफॉर्मेशन हो रही है। अब एक चीज मैं यहाँ पर दिखाऊं, आईसीएमपी के थ्रू जो मैसेज सेंड हुआ था दोनों के बीच में, वो ये है। और यहाँ पर देखो टीसीपी रिक्वेस्ट की गई है एक 215 पर। इस पर डबल क्लिक करके आप इसमें देख सकते हो कितने नंबर पोर्ट को एक्सेस किया गया है। पोर्ट नंबर कितना है इसका? सोर्स पोर्ट है इतना, डेस्टिनेशन पोर्ट है 53। तो ये कौन सी रिक्वेस्ट है? 53 का टीसीपी डेटाबेस एक्सेस हुआ है, मीन्स एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस के अंदर ये रिक्वेस्ट गई है टीसीपी के थ्रू, राइट? 53 नंबर पोर्ट का इस्तेमाल करते। और 53 नंबर कौन सी सर्विस है? डीएनएस की सर्विस, राइट। सोर्स एड्रेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हो, और डेस्टिनेशन एड्रेस की इंफॉर्मेशन देख सकते हो। और अब हम लोग एक काम करते हैं, पुराना रिकॉर्ड को हटा देते हैं, नया रिकॉर्ड यहाँ से स्टार्ट करें। तो नए रिकॉर्ड के लिए कंटिन्यू विदाउट सेविंग। अब देखो यहाँ पर एक कांस्टेंट एआरपी इंस्पेक्शन चल रहा है, एआरपी कम्युनिकेशन चल रहा है, कोई हरकत अलग नहीं दिख रही है। ये पूछ रहा है कि 100.100 100.100 कौन है। फिर यहाँ पर अचानक डीएनएस और एमडीएनएस कुछ डेटाबेस आया। ये कोई होस्ट का डेटा नहीं है। एक बार मैं फिर से स्टॉप करता हूँ, ये क्या दिखा रहा है? कंप्लीट नेटवर्क का एनालिसिस कर रहा है। अभी कहीं क्लाइंट दिखा अभी तक? नहीं सर। नहीं। फिर से एक बार रीस्टार्ट करते हैं इसको। इसमें टाइम देकर सीखना पड़ेगा, मैं 5 मिनट में क्या ही बताऊं, बट अब आ जाते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पर कि ये भी ठीक है, कांस्टेंट चलता रहेगा एआरपी प्रोटोकॉल के थ्रू। और एआरपी में आपको पता ही है क्या चेक होता है? आईपी टू नेम, सॉरी, आईपी टू मैक एंड मैक टू आईपी, राइट? फ्रेम की डिटेल चेकिंग होती है, और वो भी ब्रॉडकास्ट मैसेज के थ्रू। हम सबको पता है ब्रॉडकास्ट मैसेज होता क्या है। जब भी कोई होस्ट नई चीज को डिस्कवर करता है, सब चीजें करता है, प्रोटोकॉल या सर्विस या किसी भी चीज को, तो ब्रॉडकास्ट सर्विस ही यूज करता है। अब मैं अगर यहाँ से क्लाइंट इसको बनाता हूँ, क्लाइंट बनाने के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा, और मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, और यहाँ से क्लाइंट के लिए हम लोग 22srv.com। अब देखना, एक बार फिर से मैं आता हूँ सर्वर पर। अभी देखो रिक्वेस्ट क्या है, 100 to 100 के बीच में कुछ मैसेजिंग चल रहा है। ठीक है, डीएनएस एआरपी का। मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया, और मैंने यहाँ पर तुरंत देखना पड़ेगा,
देख रहे हो यहाँ पर CLDAP करके एक आया डिटेल, ऑथेंटिकेशन। यस सर। अरे यार भाग रहा है, इसको रोकना पड़ेगा, किधर जा रहा है। एक ऑथेंटिकेशन इधर हुआ, DNS क्वेरी यहाँ पर एक्नॉलेज हुआ, कुछ रिस्पॉन्स किया, है ना, LDAP का उसका डेटाबेस लेते हुए। रूट बेस ऑब्जेक्ट सेशन एक क्रिएट हुआ। ओके, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रीड करने को मिलेगा 100.100 सोर्स है, TCP वर्जन 4, ये हमारा डेस्टिनेशन है। और पोर्ट नंबर सोर्स ने इस्तेमाल किया था 389, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है 62234। UDP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए और कनेक्शन लेस लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल को एक्सेस किया गया है। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम एंड सब कुछ दिखा रहा है। तो जो ऑथेंटिकेशन दिखाया, आपने एक यूजर क्रेडेंशियल डाला और क्लाइंट सर्वर के बीच में डेटाबेस क्रिएट किया, तो हमारे LDAP कर्बरोज ये सब क्या होते हैं, यही सब ऑथेंटिकेट कराते हैं। क्लियर है, कितनी देर में हुआ था, ये सब डिटेल्स के साथ यहाँ पर डेटाबेस है। ईथरनेट की इंफॉर्मेशन है, फ्रेम के अंदर क्या क्या था, ये फ्रेम तो रीड कर पाना और ऐसे कर पाना मुश्किल है, उसमें जाना कोई वो नहीं है, बट ये आपके सोर्स या हेडर की इंफॉर्मेशन या आपके पैकेट की इंफॉर्मेशन को चेक करने का एक तरीका है, निकाल सकते हो। इधर देखो, LDAP क्लियर है। तो ये देखो KB और KRB कर्बरोज वर्जन 5 मैंने बोला था ना, वो भी रिक्वेस्ट आ गई। किसके थ्रू आई है, 215 से आई है। क्लियर है। यस सर। तो सब कुछ मतलब यहाँ पर है, डेटाबेस ये चलता रहेगा इन दोनों के बीच में। अब क्वेरी ये सारी चीजें चल रहा है, वो सर्वर वो क्लाइंट रीस्टार्ट भी हुआ होगा, ज्वाइन भी कर लिया। अब जब रीलॉगिन करेगा रीस्टार्ट होकर, तो फिर से यहाँ पर ऑथेंटिकेशन और अपडेट ये सब देखने को मिलेगा, ब्रॉडकास्ट चलेगा, ऑथेंटिकेशन चलेगा, है ना। अभी LDAP वगैरह के फिर से यहाँ पर, अब देखो नॉर्मल LDAP यहाँ पर चल रहा है, कनेक्शन लेस नहीं चल रहा है। कनेक्शन लेस LDAP क्यों चलेगा, और कनेक्शन विथ या फुल कनेक्शन LDAP कब चलेगा, TCP UDP प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग क्यों। रिलेट कर पा रहे हो आप लोग, कनेक्शन लेस UDP का डेटाबेस। TCP मैसेज आया, उधर से रिबूट हो रहा है मशीन, SMB सर्वर मैसेज ब्लॉक, शेयर्ड इंफॉर्मेशन। मॉनिटरिंग के लिए सारे पोर्ट नंबर और बहुत प्रोटोकॉल्स, कुछ हाँ पढ़ना पड़ेगा अच्छे से कि है क्या, और एक एक चीज का डिटेल निकालना। जितना ज्यादा अच्छे से प्रोटोकॉल्स और पोर्ट नंबर को समझते हैं उतना अच्छे से इसको समझ पाएंगे। हम्म। पहले तो इसके अंदर से सारे पोर्ट नंबर देख देख के उसका डिटेल पढ़ना अब पड़ेगा देखो, ऐसे। क्या कहीं LDAP का अभी तक डेटा आया, नहीं अभी नहीं आया। आया आया, ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग। अभी जस्ट इसके ऊपर था, 1 मिनट, ये देखो ऊपर CLDAP, हाँ है ना। तो चल रहा है वही सब कुछ फिर से, क्योंकि वो कनेक्शन रिक्वेस्ट किया होगा ना। अब जैसे मैं क्रेडेंशियल लॉगिन करूंगा तो फिर से मुझे ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन वहां पर मॉनिटर में आएगा। तो मान लिया कि स्पेसिफिक, अब मैं यहाँ से अदर यूजर में आ जाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, क्विकली थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप, और फिर से मैं इसको कर देता हूँ कंटिन्यू। और यहाँ पर तुरंत आकर एडम और इसका पासवर्ड, तुरंत डेटाबेस रीड हुआ होगा। यहाँ पर आते हैं, LDAP देखिए आ गया तुरंत। यस सर। स्टॉप कर देते हैं, इतना ही करके स्टॉप कर देते हैं। इंटीग्रिटी चेक करना क्या होता है, dc.com हु इज सब ट्री, dc22srb.com, CN पॉलिसी, देख रहे हो ना, पूरा रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर आ रहा है। OU कौन है, OU कौन है इसका, यहाँ पर क्या जरूरत है इसके आने की, बट आप मॉनिटर कर पा रहे हो ना, टेक OU का ये बंदा है, क्यों, जिसने रिक्वेस्ट किया है लॉगिन करने के लिए। समझ रहे हो आप। हाँ सर।
तो अगर आपका कोई भी ऐसा रिक्वेस्ट है जो कि बार बार अटेम्प्ट हो रहा है, तो आप देखो कि एलडैप के अंदर कौन ऐसे क्रेडेंशियल ले रहा है, कहाँ से ले रहा है। ठीक है, टेक ओयू का बंदा है और इस नेम से इस यूजर पे है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, और ये 215 आईपी से आ रहा है। इसके अलावा अगर मुझे लग रहा है कि 215 के अलावा 216 से भी आ रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सेम इसके साथ है कि नहीं, सेम इस डिपार्टमेंट के साथ या इस ओयू के साथ। समझ रहे हो, इंटीग्रिटी चेक कर पाना। इंटीग्रिटी मीन्स डेटा सेंड और रिसीव होते समय कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो चीज मेंटेन यहाँ पे दिख रही है। कैसे दिख रही है? क्योंकि हमारा सोर्स एंड डेस्टिनेशन इक्वल है बार बार सेम डेटाबेस के लिए। समझ रहे हैं? यस सर। तो ये हेल्प करेगा आपके ऐसे क्रेडेंशियल को जो 15-20 मिनट में लॉग आउट हो जा रहा है, कोई री अटेम्प्ट अगर कर रहा है तो। अभी क्लियर हुआ? किसका क्वेरी था? पर सर ये तो सिर्फ एक सर्वर और एक क्लाइंट के बीच में इतना सारा हाँ, जहाँ कम्युनिकेशन। पर हजारों, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब कि फिल्टर लगा सकते हो आप। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर 1,000 लोगों की रिक्वेस्ट आ गई तो आप नहीं कर सकते, आप यहाँ पर एलडैप को फिल्टर कर लो, समझ गया हो सर। गया फिल्टर। सिर्फ एलडेप दिख, हाँ ये अच्छा है। इसके अलावा बहुत सारा है इसके अंदर। स्टैटिक्स इंफॉर्मेशन निकालिए, HTTP की इंफॉर्मेशन, HTTP2 की है, DNS की है ना, पूरी इंफॉर्मेशन है। आयो पोर्ट है, आयो ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। बहुत कुछ डेटाबेस के अंदर आ जाएगा, आपको बस इसके एल्गोरिदम को पढ़ना है। आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसके फ्लो को और TCP स्ट्रीम का इंफॉर्मेशन निकाल लो। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड चाहिए था, यूजर नेम एंड UPN आईडी और सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। हम्म। ये देखिए LDAP CNID। इंक्रिप्शन टाइप, और वो एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना आता हो तो इधर से पासवर्ड भी निकल जाएगा। हाँ, डिक्रिप्ट कर देंगे, पासवर्ड आ जाएगा। बट क्या देखिए, कोई ओपन पासवर्ड है क्या इसमें? नहीं है। कुछ कुछ डेटा यहाँ पर डिक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ। ये फॉर्मेट है इसका ASCII, इसको डिकोड करने आता है तो फिर आप तुरंत पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। राइट सर। किस URL से लॉगिन हुआ, URL वगैरह सब इसके अंदर आता है। देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल्टर हो रही है, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है इसके लिए 100 के लिए, ठीक है। DC हमारा और ये सब इंफॉर्मेशन के साथ है, तो बहुत डेटाबेस मिल जाता है। तो आपको मल्टीपल चीज़ों के साथ लर्न करके चीज़ें कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर सिंपल हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ से ये फिक्स किया जाएगा या जो भी। ठीक है, कल हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। ओके। श्योर सर, थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट।